नमस्कार। प्रारब्ध यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अवनी शर्मा का नमस्कार। आज हम स्टूडियो में नहीं हैं, हम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़मीन पर, और वो ज़मीन आज हमारी है हापुड़। हमारे साथ हरेंद्र त्यागी जी हैं। मूलतः आप किसान हैं, समाजसेवी भी हैं और व्यापारी भी हैं, व्यापार भी करते हैं। कुल मिला के कर्म साधना के व्यक्ति हैं, लेकिन उसी के साथ अपने सामाजिक सरोकारों पर भी बराबर नज़र बनाए रखते हैं। और जब हम हापुड़ बैठे हुए हैं तो आज हम बात करेंगे हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ। हरेंद्र जी से ज़मीनी तापमान, राजनीतिक तापमान, सामाजिक तापमान और तमाम चल रही चुनावी मौसम में बातों पर बात करेंगे हरेंद्र त्यागी जी से। हरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हरेंद्र जी, ये बताइए, ये 3 जिले मैंने गिना दिए। हाँ जी। हापुड़ गिना दिया मैंने मेरठ गिना दिया, मैंने बुलंदशहर गिना दिया। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इन तीनों जिलों को मिला के कितनी लोकसभा सीटें हैं और कितनी विधानसभा सीटें हैं? 3 जिलों से जहाँ मैं यहाँ रहता हूँ, हापुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटें अलग अलग लोकसभा सीट से संबंध रखती हैं। जो हापुड़ नगर विधानसभा है, ये मेरठ लोकसभा सीट में आती है। धौलाना विधानसभा सीट गाजियाबाद में आती है और गढ़मुक्तेश्वर सीट अमरोहा लोकसभा सीट में आती है। तो इस तरह से तीनों सीटें जो हैं हापुड़ जनपद की, वो 3 अलग अलग लोकसभा सीटों में आती हैं। जो अमरोहा लोकसभा सीट है वो बसपा के पास है पिछले लोकसभा इलेक्शन में। जो धौलाना सीट है, या कह सकते हैं कि गाजियाबाद लोकसभा सीट है, वहाँ जनरल वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और जो हापुड़ विधानसभा सीट आती है, इसमें मेरठ लोकसभा सीट में आती है, जो लगातार 3 बार से जो राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी बात। तो हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, ये भी जानना रोचक है दर्शकों के लिए कि 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आती हैं। एक पे बसपा के सिटिंग एमपी हैं और 2 पे भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आ जाते हैं विधानसभा। ठीक है। 2017 की क्या स्थिति रही हापुड़ की विधानसभा में? हाँ, हापुड़ की विधानसभा की दृष्टि से देखें तो हापुड़ की जो मेन नगर वाली सीट है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की विजयपाल आरती भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। धौलाना विधानसभा में कमल सिंह मलिक भारतीय जनता पार्टी से जीते थे और धौलाना विधानसभा सीट पर बसपा के कैंडिडेट थे असलम चौधरी, वो जीते थे। तो ये हापुड़ की 2017 की सच्चाई है। 2019 में टिकट की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और जो दूसरी जिसको कह सकते हैं आपकी, वो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जो यहाँ लड़ाई में आती हुई दिख रही हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी से जमीन पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही हैं, तो उन प्रत्याशियों की क्या स्थिति है 2019 2022 जी। जो 2022 की स्थिति हापुड़ जनपद की तीनों सीटों की इस वक्त दिखाई देती है, उसमें धौलाना सीट पर धर्मेश तोमर, जो पहले समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वो अच्छे मार्जिन से जीतते दिखाई दे रहे हैं। इस बार पार्टी में आ गए हैं, टिकट भी पा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वो टिकट भी पा गए हैं और मजबूत प्रत्याशी के रूप में आज की तारीख में दिखाई देते हैं। हापुड़ नगर विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजयपाल आरती अच्छी स्थिति में देखने में आ रहे हैं। दूसरी विधानसभा और एक गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट है, वहाँ हरेंद्र तेवतिया भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, प्रत्याशी हैं, और मदन चौहान बसपा से हैं, और उसके अलावा शोभा चौधरी हैं, वो उससे हैं, कांग्रेस से हैं। वहाँ हरेंद्र तेवतिया अच्छे ज़मीन अपनी बनाए हुए हैं। जी। अब त्यागी साहब, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर बैठे हैं, हापुड़ जैसे जगह पर बैठे हैं, और इस समय जो स्थापित नैरेटिव, स्थापित मीडिया में चल रहा है, जाट मतदाता, जाट समाज,
ये भी वही बेल्ट है। हाँ, स्थापित मीडिया के स्टूडियो में बैठ के लोग जाट समुदाय की सोच बता रहे हैं, जाट मतदाता क्या सोच रहा है, इसके बारे में तमाम बातें हो रही हैं। तो आप हापुड़ की ज़मीन पर बैठे हैं, मैं हापुड़ की ज़मीन पर बैठा हूँ। जाट समाज और जाट मतदाता उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, किस स्थिति में है और कितना अलग है या वैसा ही है जैसा स्थापित मीडिया एक नरेटिव गढ़ रहा है? देखिए, स्थापित मीडिया किस मंशा से ऐसे नैरेटिव गढ़ रहा है, उससे मैं अपना विचार थोड़ा सा अलग रखता हूँ। जाट मतदाता पिछली 2017 की विधानसभा में जितना प्रतिशत मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को गया था, मेरा मानना है कि उससे कहीं ज़्यादा इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को आएगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण, जो ज़मीनी स्तर पे यदि हम जाट मतदाताओं से ही डिस्कस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। योगी जी के राज में कानून व्यवस्था का बहुत आमूलचूल परिवर्तन होना, वो न केवल जाट मतदाता में बल्कि अन्य दूसरे सभी समुदायों के मतदाताओं में बड़ा प्रभाव डाल रहा है। उसके अलावा बिजली का मुद्दा, बिजली पहले गांव देहात में 4-5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे तक आती थी, और वो भी टाइमिंग ऐसा होता था किसान के लिए कि रात को आ रही है, और रात को यदि किसान अपने जंगल में खेतों पे पानी के लिए या सिंचाई के लिए जाता था, तो उस स्थिति में उसके साथ में लूट होने की संभावनाएं थी, क्योंकि कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। या समझ लीजिए कि उसके पशुओं की चोरी का मसला था, पशुओं को ज़बरदस्ती लूट के ले जाते थे। पिछली सरकार में ऐसा होता था कि यदि पीड़ित व्यक्ति थाने चौकी में अपनी शिकायत लेके भी चला गया, तो उन लुटेरों के साथ में जो उनके पशुओं को चोरी करते थे, डकैती डालते थे या उनकी मोटर और स्टार्टर चोरी कर लेते थे, उनकी कंप्लेंट आम आदमी की नहीं सुनी जाती थी, पीड़ित व्यक्ति को ही उल्टा जो है पुलिस धमका के भगा देती थी। उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है आम जनमानस में पहुंचा है, और उस कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना कहीं इस बात को प्रभावित करता है और योगी जी की तरफ उन्हें आकर्षित करता है। त्यागी जी, आपने जब कानून और व्यवस्था के बहाल होने की बात करी और उसके अच्छे होने की बात की, तो आपने किसानों के साथ चोरी, उनके साथ लूट की बात की। हाँ। उसी के साथ साथ आपने पशुओं की चोरी की बात की। हाँ। पशुओं का चोरी होना, इसकी क्या वजह थी यहाँ इस पूरे इलाके में? हमारे ये समझ लीजिए कि मेरठ कमिश्नरी में, मेरठ के अंदर कई बूचड़ खाने पहले चल रहे थे। फ़िलहाल में काफ़ी उन पे जो है अंकुश लगा है। हापुड़ में अपने आप में जो एक बड़ा बूचड़ खाना था, जहाँ पे पशुओं का कटान होता था, वो 2017 के बाद में लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो एक समुदाय है जिन्हें कसाई कह सकते हैं, उनका मुख्य जो है आय का साधन इस पूरे क्षेत्र में, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, इस पूरे क्षेत्र में जो है पशुओं की कटान से था। नहीं तो ऐसी एक धारणा है कि ये जो मांस के लिए या मांस का व्यापार करने के लिए जी। जो पशु काटे जाते हैं या पशुओं की कटाई होती थी, कटान होती थी, तो उसमें छोटे जानवर या तो जो बूढ़े बीमार, आप जो बात कर रहे हैं कि किसान के पशुधन, यानी जो दुधारू, चाहे वो गौवंश हो चाहे भैंसे हो, जी बिल्कुल, तो ये दुधारू पशु कैसे लूटे जाते थे? क्या इनका भी प्रयोग मांस के लिए? मांस के लिए जो दुधारू, जिसके किसान के, चाहे गरीब है, एक किसान जो भूमिधर है, उसके अलावा जो गरीब तबका है, वो भी पशुपालन से, दूध के उत्पादन से अपनी आजीविका चलाता था। और 2017 से पहले के शासनकाल में ये स्थिति थी कि उसके घर में घुस के जबरन उसके पशुधन को लूट के ले जाते थे। चाहे वो भैंसा बुग्गी में जुड़ा हुआ भैंसा हो, रास्ते में से कोई छोटा वाहन आता और उसके कान पे कट्टा पिस्टल लगाया
और ज़बरदस्ती उसका भैंसा भी लूट लिया। गांव में जो बंधे हुए हैं घेर में पशु हैं उनको ज़बरदस्ती लूट के ले जाते थे और वो सब कटान के लिए जाते थे। अच्छा, कल जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे आपके साथ, हाँ तो आपने जिक्र किया था एक घटना का जिसमें इसी पशुधन की लूट के मामले में हाँ जी, पायलट साहब की किसी रिश्तेदार का हाँ जी, की हाँ जी। हत्या कर दिया था इन लोगों हाँ जी, निजामपुर में जो राजेश पायलट जी के रिश्तेदार हैं उनका पशुपालन का कार्य था और उनके पशुओं को लूटते हुए उनको गोली मारी गई। उन्होंने उनका विरोध किया तो उनको गोली मारी गई और वो कुछ दिन बाद मारे चल बसे। तो इस घटना से तो ये होता है कि क्या छोटा क्या बड़ा, कोई किसी भी हैसियत का था, अगर वो पशुपालक था तो ये जो मांस के व्यापार करने वाले या हाँ इनके भाड़े के लुटेरे या डकैत कह लीजिए, तो ये सबके साथ इसी तरह का सलूक सबके साथ ये सलूक था। कोई छोटा बड़ा नहीं था। यदि उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति है, आप एक उदाहरण संभवतः आपको याद होगा कि आजम खान जो उस टाइम पे पश्चिम के मिनी मुख्यमंत्री थे, उन तक की भैंसें लूट ली गई थी। वो बात अलग है कि उस वक्त की पुलिस ने उन भैंसों को रिकवर कर लिया, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब वहाँ उस सरकार में बहुत कदावर मंत्री तक की भैंसें लूटी जा सकती हैं तो आम आदमी का क्या हाल रहा होगा। वो तो मुझे लगता है कंफ्यूजन में या ना समझ में आया होगा कि किस साहब की है, किन साहब की भैंस है। वो क्या परिस्थिति रही वो अलग बात है, लेकिन कहानी रोचक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भैंसों को ढूंढती फिर रही थी। बड़ी अच्छी बात। इन स्थितियों में 2017 के बाद कितना बदलाव हुआ और उन बदलाव से ये जो नकारात्मक नैरेटिव जाट और जाट समुदाय के बारे में खड़ा किया जा रहा है, ये कोई संबंध आपको दिखता है इस नकारात्मकता का? कहीं जमीन पर नेगेटिविटी दिख रही है आपको? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने का उनका प्लान या उनका बरगलाने का प्लान जो है कामयाब हो पाएगा। आम जनमानस योगी जी के कानून व्यवस्था से, योगी जी की 24 घंटे नगरों में और 20 घंटे तक जो है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की सप्लाई, सड़कों का चारों तरफ आप देख सकते हैं। हापुड़ में उसके बाद में ही मेरठ के लिए एक रोड बना है, बाईपास बना। हापुड़ से दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया हाईवे का निर्माण हुआ। हापुड़ से गाजियाबाद जब जाते हैं तो बीच में ईस्टर्न पेरिफेरल वे, उसका निर्माण सब इन भाजपा सरकार या कह लीजिए कि योगी जी के सालों में ये काम हुआ है। तो ये जमीन पे दिखाई देता है। साधारण राजनीतिक छोड़ दीजिए, साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब देखता है चारों तरफ आमूलचूल परिवर्तन को, तो वो स्वाभाविक रूप से योगी जी की तरफ आकर्षित होता है। और मेरा मानना है कि जो अनुमान दूसरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले या कह लीजिए जो लोगों के सामने रख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा समर्थन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है योगी जी के लिए। बड़ी बात। अब आते हैं, आप खुद भी एक किसान हैं और बीते दिनों में या बीते साल में, पूरे साल लगभग कह लीजिए, साल से ज़्यादा, 13-1 महीने किसान आंदोलन के नाम पे मंडी माफियाओं और आढ़तियों का एक शामियाना सजाया गया राजधानी की सड़कों पर और बॉर्डर्स पे। तो ये इलाका कृषक बहुल इलाका है। जाट समुदाय खुद बहुसंख्यक कृषक है। तो एक ये जो जब नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है या जाट नाराज है, जाट बीजेपी इसके खिलाफ जा रहा है, तो उसको जोड़ दिया जा रहा है किसान आंदोलन से और किसानी से। ये कितना जमीन पर सच है या कितना झूठ है? आम किसान को उस कानून से, जिस 3 कानूनों को वापस जबरन कराने का इन्होंने प्रयास किया और संभवतः मोदी जी ने एक बड़ी घटना को टालने के लिए, उन बातों को ना समझा पाने के लिए माफ़ी मांगकर उस कानून को वापस कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सीधे सीधे उन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों से, कथित मेन स्ट्रीम मीडिया वालों से और दूसरे लोगों से भी, कि किसान को उन कानूनों ने ये अधिकार दिया कि वो अपनी फसल या अपना जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद, किसी भी मंडी में या कहीं भी देश के किसी कोने में भी जाकर के बेच सकें। उससे किसान को क्या नुकसान हो सकता था? कोई नुकसान नहीं हो सकता था। किसान के लिए खुली छूट थी
यदि मुझे किसी भी उत्पाद के 10 रुपये यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ से मैं दिल्ली, हमारे यहाँ से दिल्ली जो है 57 किलोमीटर पड़ता है, यदि दिल्ली में जाकर के उस 10 रुपये वाली चीज़ के 15 रुपये मिल रहे हों और 1 रुपया या 50 पैसे का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आ रहा हो, तो मुझे फ़ायदा वहाँ जाकर के बेचने में है या यहाँ बेचने में है। पुराने कानून के हिसाब से यदि मंडी आधारित कानून ही रहता है तो मंडी से बाहर बेचने पे उसको मंडी का जो स्टाफ है या समझ लीजिए वो लोग जो है पकड़ लेते थे, किसान को नहीं दे जाने देते दूसरे क्षेत्र में, और उनकी बिल्कुल वसूली, अवैध वसूली तक भी होती थी। चलिए, हमने किसान और किसानी को लेकर जाट समुदाय और जाटों की राजनीतिक नाराजगी और जो भी है उस पर बात कर ली। अब परंपरागत रूप से राष्ट्रीय लोक दल जाट समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की बात करता है, पीढ़ियों से करता है। चरण सिंह जी से ये मामला शुरू है, फिर स्वर्गीय अजीत चौधरी तक रहा और अब उनके बेटे। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन है। यहाँ तक गठबंधन है कि एक दूसरे के सिंबल पर एक दूसरे के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय लोक दल और जाट समाज और जाट मतदाता, इनके बीच कितना रिश्ता शेष है, पहले से कितना बढ़ा है या पहले से कितना घटा है, ये क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग चौधरी चरण सिंह जी, नूरपुर में जन्म लिया चौधरी चरण सिंह जी ने, और नूरपुर मेरे अपने गांव से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। मेरा पड़ोसी गांव है। मेरा गांव है ट्याना और चरण सिंह जी का गांव है नूरपुर। वो बात अलग है कि मेरा गांव जनपद बुलंदशहर का अंतिम गांव है और नूरपुर इधर से हापुड़ जनपद का अंतिम गांव लगभग मान लीजिए, बीच में एक शेखपुर गांव और आता है। तो मेरे बहुत नज़दीक का पूरा इलाका जाटों का इलाका है। हमारा अकेला गांव त्यागियों का है उस एरिया में। लेकिन जो ये रालोद या दूसरे समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है, जाटों को नैरेटिव बनाता है कि भाई जाटों के वजह से हम जो है यहाँ पे जीत जाएंगे या ये हो जाएगा। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय लोक दल ने मात्र 3 जाटों को टिकट दिया है विधानसभा में, केवल 3 जाटों को टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 21 जाटों को टिकट दिया है। जाट समुदाय यदि एक रूप से इस बात से ही प्रभावित होना चाहे कि भाई जातिवाद के उस परिदृश्य से देखे, तो फायदा 21 जाटों को जिताने में है या उन्हें 3 जाटों को जिताने में है, जिन 3 जाटों का समर्थन अराजकता की तरफ ले जाने के लिए वो होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, किसको हराने का है, किसको जिताने का है, जब ये जिक्र आता है तो इन इलाकों में जाट मतदाता किसी की जीत के लिए और किसी की हार के लिए तकनीकी रूप से कितना जिम्मेदार है? हाँ, ये मतलब कितनों को वो हरा सकता है और कितनों को वो जिता सकता है? हाँ, क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, कुछ सीटों पे ऐसा अवश्य है कि जाट मतदाता कुछ अच्छी संख्या में है, तो यदि सचमुच नाराज हो, हालांकि नाराज है नहीं, ठीक है, लेकिन सचमुच नाराज हो तो जिता बेशक ना सके, लेकिन परेशानी पैदा कर सकता। बड़ी बात। साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि वास्तविक जमीन पर कोई नाराजगी नहीं है। तो एक अब चलते चलते अंत में एक सांस्कृतिक और सामाजिक सवाल पूछूंगा, काफी राजनीतिक बात हम लोगों ने कर लिया। ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी राजनीति भारत में 2014 से देश में, ठीक है, और उसका और ज्यादा पुष्टिकरण और वो और मजबूत हुआ है 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक। जाट एक लड़ाका कौम है, कार्मिक कौम है, एग्रेशन दिखता है, सकारात्मक एग्रेशन दिखता है। ये अलग बात है कि कई बार वो सकारात्मक एग्रेशन या वो एग्रेशन उसको नेगेटिविटी भी मिल जाती है। मुजफ्फरपुर दंगे की बात नहीं करूंगा, बहुत बात हो गई है, गंगा में खूब पानी बह गया है, लेकिन गंगा हर चीज याद भी दिला रही है, और वो हम घूमते हुए हमने भी महसूस किया। सांस्कृतिक स्तर पर राष्ट्रवाद की संस्कृति से क्या आपको तनिक भी लगता है कि जाट समुदाय अपने आप को अलग कर सकता है या सोच सकता है ऐसा?
जाट समुदाय राष्ट्रवाद और राष्ट्र से अपने आप को अलग करने के लिए सोच भी नहीं सकता। आप ये देखिए कि जाट समुदाय का इतिहास रहा है, किसान है, कृषक है, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे आप भी संशय वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि जाट समुदाय यदि सरकारी नौकरियों में है तो सबसे ज़्यादा बेल्ट की सर्विसेज में है। बेल्ट की सर्विस से मतलब ये है कि सेना में है, अर्धसैनिक बलों में है, पुलिस सेवा में है जी। और उन तीनों ही जगह जहाँ जाट समुदाय है उन्होंने 2014 से पहले का समय भी देखा है और 2014 और 17 के बाद का समय भी देखा है। उन्हें पता है कि कैसे कश्मीर के अंदर गुलेल से उन्होंने जो है बम और बंदूकों का सामना किया है। उन्होंने 2014 के बाद की स्थिति देखी है कि कश्मीर में कैसे उनके हाथ खोल दिए गए और उनको केवल मरने के लिए नहीं छोड़ दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि जाट समुदाय उस स्थिति में और आज की स्थिति में परिवर्तन को महसूस ना करे और राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा ना रहे। बड़ी बात। सत्येंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, हरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, और आपने इस इलाके की पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ से एक जाट समुदाय को लेकर नेगेटिव खड़ा किया जा रहा है स्थापित मीडिया में, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इस पर बहुत बड़ी बात की जरूरत नहीं है। उसके बारे में इतनी सकारात्मक बातें बताई और असल तापमान बताया कि समाज क्या सोच रहा है, कैसे जी रहा है और आगे वो कैसे जिएगा, कैसे वो सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा और क्या लगातार सोचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रारब्ध को इतना समय दिया, हमें इतना समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।